सीटेट पेपर 2 में हर बार सौर मंडल से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको भरोसा देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद सौर मंडल से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर देने में सक्षम होंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए लेक्चर को शुरू करते हैं और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई है। तो याद रखना, भूगोल को अंग्रेजी में हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो तथा ग्राफिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। तो याद रखना, यहां से भी प्रश्न बन जाता है ज्योग्राफी जो है किस भाषा से लिया गया है। तो याद रखना, ज्योग्राफी शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो शब्द से लिया गया है। दो शब्द कौन से हैं? पहला है जियो और दूसरा है ग्राफिया। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। पृथ्वी का विवरण का मतलब होता है पृथ्वी का विस्तार से वर्णन करना। इस बात को थोड़ा सा याद रखना। खगोलीय पिंडों एवं उनके गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को हम लोग खगोल शास्त्री कहते हैं और उन्हें अंग्रेजी में हम लोग एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। तो खगोल शास्त्री किसे कहा जाता है? तो याद रखना, जो खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं या उनके गति के संबंध में जो भी अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें खगोल शास्त्री कहा जाता है। और खगोल शास्त्री को अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। और आर्यभट्ट को याद रखना, आर्यभट्ट जो हैं प्राचीन भारत के प्रसिद्ध क्या हैं? खगोल शास्त्री हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो याद रखना, आर्यभट्ट साहब थे। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे खगोलीय पिंड क्या होता है। एक एक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है और समझना है। खगोलीय पिंड क्या होता है? रात को अगर आप आसमान में देखेंगे तो बहुत वस्तुएं आपको चमकती हुई नजर आती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप आसमान में देखोगे तो आपको सूर्य दिखाई देगा, चंद्रमा दिखाई देगा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं या तो आकाशीय पिंड कहते हैं। और खगोलीय पिंड को अंग्रेजी में सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। अगर आप रात में आसमान में देखेंगे तो आपको सूर्य दिखाई देगा, ग्रह दिखाई देगा, उपग्रह दिखाई देगा, बहुत वस्तुएं आपको चमकती हुई नजर आएंगी। उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड कहेंगे। एक बात याद रखना, ये पिंड प्राकृतिक होना चाहिए। आप रात में आसमान में देख रहे हो और एक उड़ता हुआ जहाज जा रहा है तो उसे हम लोग खगोलीय पिंड नहीं कहेंगे। प्राकृतिक चीजों को हम लोग क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया रहेगा खगोलीय पिंड क्या है। अब हम समझेंगे तारा यानी स्टार किसे कहा जाता है। कुछ आकाशीय पिंड जो हैं बड़े आकार वाले होते हैं और गर्म होते हैं, वे गैसों से बने होते हैं। विशेषताएं पूछी जाती है तारों की, तो याद रखना तारा किससे बना होता है? गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी क्या होती है? ऊष्मा होती है। ऊष्मा का मतलब है गर्मी, और इनका खुद का क्या होता है? अपना प्रकाश होता है और जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित करना मतलब होता है छोड़ना। तो तारे क्या करते हैं? तारे जो है इनकी खुद की ऊष्मा होती है, यानी इनके पास खुद की गर्मी होती है और अपना खुद का प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं यानी छोड़ते हैं। ऐसे आकाशीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। तो आपसे तारों की विशेषता पूछी जा सकती है। तो तारों की विशेषता क्या है? तो याद रखना, तारे जो होते हैं क्या होते हैं? गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। अब हम समझेंगे ग्रह किसे कहा जाता है। ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं।
कुछ आकाशीय पिंडों में अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। आसमान में जो आकाशीय पिंड यानी जो खगोलीय पिंड हैं, कुछ ऐसे पिंड होते हैं जिसके पास अपनी प्रकाश नहीं होती है, अपनी ऊष्मा यानी गर्मी नहीं होती है। उनके पास न तो अपनी ऊष्मा है न तो प्रकाश है। वे तारों के प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित होने का मतलब है चमकना। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं, उनके पास न तो प्रकाश है ना तो ऊष्मा है, लेकिन वो चमकते हैं। किसके कारण चमकते हैं? वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ऐसे पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं। आगे ध्यान दो। ग्रह जिसे अंग्रेजी में हम लोग प्लैनेट कहते हैं, यह ग्रीक भाषा से बना है। प्लैनेट शब्द किस भाषा से बना है? ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। प्लैनेट जो शब्द है एक ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब होता है चारों ओर घूमने वाले। अभी ये जो ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं? तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? परिभ्रमक। परिभ्रमक यानी ये तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आपसे ग्रहों की विशेषता पूछी जा सकती है। तो ग्रहों की विशेषता क्या है? कुछ आकाशीय पिंडों में क्या होता है? अपनी ऊष्मा में प्रकाश नहीं होती है, और क्या होते हैं? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। यही लिख दोगे तो इसकी क्या हो जाएगी? विशेषता हो जाएगी। अब हम समझेंगे उपग्रह क्या होता है। उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहा जाता है। तो ध्यान दो, कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं। कुछ ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यहां पे ध्यान दो, जो ग्रह होता है वो तारों के चारों ओर चक्कर लगाता है। ग्रह जो है तारों के चारों ओर चक्कर लगाता है, और उपग्रह जो है ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। समझा? तो क्या लिखा है? कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, यानी अपने ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, और अपने ग्रह के चारों ओर घूमते हुए सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने का मतलब है किसी पिंड का चक्कर लगाना। समझ में आ गया? अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। तो उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी ऐसा पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का परिक्रमा करता है। तो चंद्रमा जो है क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो हमारा चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे क्षुद्र ग्रह क्या होता है। क्षुद्र ग्रह को एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है एस्ट्रॉइड कहाँ पे पाया जाता है, ये भी प्रश्न बन जाता है। तो याद रखना, मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये जो मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है, इन दोनों ग्रहों के बीच में छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, और इन्हीं पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो याद रखना है, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो याद रखना, मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह क्या होता है बच्चों? असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं। छोटे छोटे पिंड होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों की माने तो उनके अनुसार जो है क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या है? ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। तो ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये किसके टुकड़े हैं? ग्रहों के टुकड़े हैं। जब करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट हुआ था, जिसके कारण ये टूट के उनसे अलग हो गए। ठीक है, अब हम समझेंगे उल्का पिंड क्या होता है। उल्का पिंड को मीटेरॉइड्स कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं।
तो याद रखना बच्चों, सूर्य के चारों ओर जो है पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। उन्हीं छोटे छोटे पत्थरों के जो टुकड़े हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने करीब आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़ कर जलने लगते हैं। कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के काफी नजदीक आ जाते हैं, जिसके कारण इनका वायुमंडल के साथ घर्षण होता है, जिसके कारण ये जल जाते हैं और जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया में चमकदार प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। इन्हें ही हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग टूटा हुआ तारा कहते हैं। तो कभी कभी हम लोग जब आसमान में देखते हैं तो हमें टूटा हुआ तारा दिखाई देता है, तो वो क्या होता है बच्चों, वो उल्का पिंड होता है। अब हम समझेंगे पुच्छल तारा किसे कहते हैं। पुच्छल तारा को अंग्रेजी में कॉमेट कहते हैं। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु, याद रखना पुच्छल तारे को हम लोग धूमकेतु भी कहते हैं। चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। तो पुच्छल तारा क्या है, पुच्छल तारा जो है चट्टान से बना होता है, बर्फ से बना होता है, धूल से बना होता है, गैस से बना होता है, एक आकाशीय पिंड होता है। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाता है। सूर्य के ताप यानी गर्मी के कारण इसकी जो गैस है, धूल है, बर्फ है, वाष्प और बादल वाष्प में बदल जाती है। इसकी जो गैस, धूल और बर्फ है वो क्या होती है, जल वाष्प में बदल जाती है। यही वाष्प जो है मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। कभी कभी कुछ ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य के करीब आ जाते हैं। सूर्य के करीब आने के बाद इनका जो गैस है, धूल है, बर्फ है, ये पिघल जाता है, तो जिसके कारण ये ऐसे पूंछ जैसी आकृति बन जाती है। इसीलिए इन्हें हम लोग पुच्छल तारा भी कहते हैं। क्लियर हुआ? आइए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे मानव निर्मित उपग्रह क्या है। इसे अंग्रेजी में मैन मेड सैटेलाइट कहा जाता है। तो याद रखना, यह एक कृत्रिम पिंड है। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, यानी मानव के द्वारा बनाया गया। इसे हम क्या कहेंगे, कृत्रिम कहेंगे। तो मानव निर्मित उपग्रह क्या है, एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो मानव निर्मित उपग्रह, इसे कौन बनाता है बच्चों, तो याद रखना है इसे वैज्ञानिक बनाते हैं, जिसका उपयोग जो है ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है और इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। याद रखना, जो मानव निर्मित उपग्रह है इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में क्या कर दिया जाता है, इसे स्थापित यानी छोड़ दिया जाता है। तो अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है, एक है इनसेट, दूसरा है IRS और तीसरा है एजुसेट। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है एजुसेट क्या है, तो याद रखना एजुसेट जो है मानव निर्मित उपग्रह है। तो मानव निर्मित उपग्रह क्या होता है, एक कृत्रिम पिंड होता है, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, जिसे वैज्ञानिक बनाते हैं और इसे पृथ्वी की कक्षा में छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ा जाता है, ताकि ब्रह्मांड के बारे में हमें जानकारी प्राप्त किया जा सके और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम समझेंगे नक्षत्र मंडल क्या होता है। नक्षत्र मंडल को कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल या तारा मंडल कहते हैं। बहुत सारे तारे आसमान में क्या करते हैं, ऐसे अलग अलग आकृतियां बनाते हैं। हम लोग तारों को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे आसमान में तारे दिखाई देंगे, तो हम लोग ऐसे एक काल्पनिक आकृति बनाते हैं। तो क्या है, तारों के विभिन्न समूहों यानी बहुत सारे तारे मिलके क्या करते हैं, आकृति बनाते हैं, यानी डिजाइन बनाते हैं आसमान में। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तारा मंडल कहते हैं।
तो कुल कितने तारामंडल हैं? तो याद रखना 88 तारामंडल अभी तक खोजे जा चुके हैं। अर्सा मेजर क्या है? तारामंडल है। इसे अर्सा मेजर या बिग बियर भी कहते हैं। अर्सा मेजर बोलो या बिग बियर बोलो, ये क्या है? नक्षत्र मंडल है। याद रखना, कभी कभी आपसे पूछा जाता है अर्सा मेजर क्या है, तो याद रखना अर्सा मेजर क्या है? नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल को हम लोग तारामंडल भी कहते हैं, याद रखना, कभी कभी ऑप्शन में तारामंडल आएगा। तो ठीक है, एक है सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या है बच्चों? सप्तऋषि तारामंडल है जो कि 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि क्या है? तारामंडल है, यानी नक्षत्र मंडल है जो 7 तारों का समूह है। आपसे पूछा जाएगा 7 तारों का समूह को क्या कहते हैं, तो याद रखना सप्तऋषि कहते हैं। सप्त का मतलब होता है 7, 7 तारों का समूह है। वह जो है अर्सा मेजर का भाग है, ये भी पूछा जाएगा। सप्तऋषि किसका भाग है? तो याद रखना अर्सा मेजर का भाग है। अर्सा मेजर क्या है? अर्सा मेजर भी तारामंडल ही है। और सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि भी तारामंडल है। तारामंडल क्या होता है बच्चों? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियां, जो हम लोग ऐसे काल्पनिक आकृति बनाते हैं बहुत सारे तारे को देख के, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब हम समझेंगे ध्रुव तारा क्या होता है। ध्रुव तारा को अंग्रेजी में पोल स्टार कहते हैं। आसमान में उत्तर की ओर देखने पर, अगर आप आसमान में उत्तर दिशा की ओर देखोगे तो जो सबसे चमकता हुआ तारा आपको दिखाई देगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुव तारा कहेंगे। आसमान में जब आप उत्तर दिशा की तरफ देखोगे तो सबसे चमकता हुआ जो तारा दिखाई देगा, उसी को क्या कहते हैं बच्चों? उसी को ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा जो है किस दिशा को बताता है? तो याद रखना ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा को बताता है। क्यों? क्योंकि हमेशा ये आसमान में एक ही स्थान पर रहता है, यानी उत्तर दिशा में रहता है। तो प्राचीन समय के जो लोग थे वो रात में ध्रुव तारे को देखकर दिशा का निर्धारण करते थे, यानी ध्रुव तारे को देख के समझ जाते थे ये दिशा जो है उत्तर है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है उत्तर दिशा को बताने वाला तारा कौन सा है? तो याद रखना मेरे बच्चों ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोल स्टार कहते हैं। ठीक है, इसी की सहायता से प्राचीन समय के लोग क्या करते थे? दिशा का निर्धारण करते थे। अब हम समझेंगे आकाश गंगा, जिसे अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं। तो गैलेक्सी क्या है? तो आकाश गंगा जो है बच्चों, करोड़ों तारों को मिला दिया जाए, बादलों को मिला दिया जाए, गैसों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? आकाश गंगा बन जाएगा। तो एक आकाश गंगा में याद रखना बच्चों करोड़ों तारे होते हैं, बहुत बादल होते हैं और बहुत ज्यादा गैस होती है। तो आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, यानी करोड़ों तारों का एक जो झुंड होता है, उसी झुंड को हम लोग क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है और मंदाकिनी को अंग्रेजी में मिल्की वे कहा जाता है। तो आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा जो है करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की समूह या प्रणाली है। अब हम समझेंगे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स क्या होता है। तो करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। पहले आप आकाश गंगा को देखो। आकाश गंगा किससे बना है? करोड़ों तारों से आकाश गंगा बनता है। करोड़ों तारों से आकाश गंगा बनता है और करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है अभी तक पता नहीं चला है। वैज्ञानिक लोग जुटे हुए हैं, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितना दूर तक हम इसका खोज कर पाएंगे अभी संभव नहीं हो पाया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, एक आकाश गंगा में करोड़ों तारे होते हैं और एक ब्रह्मांड में करोड़ों आकाश गंगाएं होती हैं। तो यानी हमारा जो ब्रह्मांड है वो बहुत बड़ा है। इसकी कल्पना करना हमारे दिमाग से परे है। समझ में आ गया? अब हम समझेंगे पूर्णिमा क्या होता है। पूर्णिमा को फुल मून कहा जाता है। आप पूर्ण यानी पूरी चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हो। इसे क्यों हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहते हैं। जब रात के समय आप चंद्रमा को देखोगे, जिस रात को आपको चंद्रमा पूरा नजर आएगा,
उसी रात को हम लोग क्या कहेंगे, उसी रात को हम लोग पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा की रात कहेंगे। इसे अंग्रेजी में हम लोग फुल मून कहते हैं। और अब हम समझेंगे अमावस्या क्या होता है। अमावस्या को न्यू मून कहा जाता है। पूर्णिमा के 15 दिन के बाद, पूर्णिमा के 15 दिन के बाद आप चंद्रमा को नहीं देख सकते। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, चंद्रमा की रात कहेंगे या अमावस्या की रात कहेंगे। पूर्णिमा के 15 दिन के बाद अगर आप रात के समय आसमान को देखोगे तो आपको चंद्रमा बिल्कुल नहीं नजर आएगा, चंद्रमा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इसी रात को हम लोग क्या कहते हैं, अमावस्या की रात कहते हैं। अमावस्या की रात को क्या होता है बच्चों, आसमान में चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे सौर मंडल क्या होता है। तो सौर मंडल किसे कहते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। सौर मंडल में सूर्य है, 8 ग्रह हैं और इन ग्रहों के उपग्रह हैं और कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह, उच्छल तारा और उल्का पिंड। ये सब मिलकर क्या करते हैं, हमारे सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो सौर मंडल किसे कहते हैं, सौर मंडल में सूर्य है, 8 ग्रह हैं और इन 8 ग्रहों के उपग्रह हैं और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उच्छल तारा, उल्का पिंड, ये सब मिलकर क्या करते हैं, हमारे सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। तो याद रखना, सौर मंडल को सौर परिवार भी कहा जाता है, क्योंकि सौर परिवार का मुखिया कौन है, सूर्य है। हमारे जो सौर मंडल है, सौर मंडल का मुखिया कौन है पूछा जाता है, तो याद रखना सौर मंडल का मुखिया जो है वो सूर्य है। पौराणिक रोमन कहानियों की बात किया जाए तो सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। पौराणिक रोमन के लोग जो थे उनकी कहानियों में सोल शब्द का प्रयोग हुआ है। सोल किसे कहा जाता है, तो याद रखना सूर्य देवता को वो लोग सोल कहते थे। तो सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। आप पूछोगे ना सौर शब्द क्यों बनाया गया है, तो सौर शब्द का अर्थ क्या होता है, सूर्य से संबंधित होता है। क्योंकि जो पौराणिक रोमन के लोग थे उन्हें सोल शब्द का प्रयोग किया था, तो सोल का मतलब होता है सूर्य देवता। तो इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है, सौर मंडल, अंग्रेजी में सोलर सिस्टम कहते हैं। क्लियर है, आइए आगे समझते हैं। हमारे सौर मंडल में सूर्य है और 8 ग्रह हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार वे ग्रह हैं। सबसे पहले आएगा बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, उसके बाद है यूरेनस, उसके बाद है नेपच्यून। परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, यहाँ पे मैं स्टार बना रहा हूं, इसको याद रखना। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह क्या होता है, तो ध्यान दो, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह, 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सूर्य के काफी नजदीक हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सूर्य के काफी नजदीक हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चट्टानों से बने हैं। आंतरिक ग्रह जो है चट्टानों से बने हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कौन से ग्रह चट्टानों के बने हैं, तो याद रखना बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये किससे बने हैं, चट्टानों से बने, यानी पत्थरों से बने हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य के काफी नजदीक हैं। उसके बाद बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट। बाह्य ग्रह क्या है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, 4 ग्रह। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून को क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक गैस और तरल, तरल का मतलब होता है लिक्विड पदार्थों से बने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ग्रह जो है गैस और तरल पदार्थों से बना है, तो याद रखना बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून किससे बने हैं, किससे बने हैं, गैस और तरल पदार्थों से। और ये 4 जो हैं चट्टानों से बने हैं। ये हो गए बाह्य ग्रह और ये हो गए आंतरिक ग्रह। ये सूर्य से दूर हैं और ये सूर्य से नजदीक हैं। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है हमारे सौर मंडल के बीच में है, केंद्र में स्थित है, एवं अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा गर्म गैसों से बना है।
सूर्य किससे बना हुआ है? बहुत ज्यादा गर्म गैसों से बना है। और सूर्य जो है एक तारा है, याद रखना सूर्य क्या है? एक तारा है। इसमें मुख्य रूप से कौन सी गैसें पाई जाती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। सूर्य में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। समझ में आ गया? यह बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख पृथ्वी को एक गोला बनाया जाए तब सूर्य के बराबर होगा। इतना बड़ा हमारा सूर्य है, इस बात को याद रखना। सूर्य सौर मंडल को ऊष्मा, सूर्य क्या करता है? हमारे सौर मंडल को ऊष्मा देता है यानी गर्मी देता है, और प्रकाश यानी रोशनी प्रदान करता है। सूर्य के गुरुत्व आकर्षण बल के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य जो हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल की बात किया जाए तो सूर्य केंद्र में है, और सूर्य के पास क्या है? गुरुत्व आकर्षण शक्ति है, जिसके कारण इसके जितने भी ग्रह हैं इसके चारों ओर बंधे हुए रहते हैं और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। इस बात को थोड़ा सा याद रखना। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना दूर है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। दूरी भी पूछा जाता है परीक्षा में। तो सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से कितना दूर है? तो याद रखना लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो याद रखना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जो सूर्य से प्रकाश निकलता है, जो रोशनी निकलती है, उसकी गति, उसकी स्पीड कितनी होती है? तो याद रखना 1 सेकंड में सूर्य की रोशनी 3 लाख किलोमीटर की यात्रा करती है। इतना तेज रोशनी ट्रेवल करती है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। मैं सुविधा के लिए 8 मिनट लिखा है, याद रखना। तो प्रकाश यानी जो प्रकाश है उसकी गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इतनी रफ्तार से रोशनी चलती है, फिर भी सूर्य के रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। इस बात को याद रखना। अब हम समझेंगे कक्षा यानी ऑर्बिट क्या होता है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ यानी रास्ते पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते कैसे हैं? दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, इसे कक्षा कहते हैं। तो यहां पे ध्यान दो, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले बहुत सारे ग्रह हैं। मान लेते हैं पृथ्वी है। पृथ्वी क्या करता है? एक निश्चित रास्ते पर सूर्य का चक्कर लगाता है। तो यही जो रास्ता है, इसी रास्ता को हम लोग क्या कहेंगे? इसी रास्ता को हम लोग कक्षा कहेंगे। इसी को हम लोग अंग्रेजी में ऑर्बिट कहते हैं। सभी ग्रह एक निश्चित मार्ग पर क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये जो चक्कर लगाते हैं इसका स्ट्रक्चर यानी डिजाइन कैसा है? इलिप्टिकल यानी वृत्ताकार है। देख रहे हो इस जो सर्कल बन रहा है कैसा है? वृत्ताकार है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑर्बिट कैसा है? तो याद रखना दीर्घ वृत्ताकार है यानी दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे ग्रहों के बारे में। सबसे पहले है बुध ग्रह। बुध ग्रह को अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। तो ध्यान दो, बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। याद रखना परीक्षा में पूछा जाता है। जितना भी मैंने ब्लू कलर की है सब इंपॉर्टेंट है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। बुध की परिक्रमण गति, परिक्रमण का मतलब क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहा जाता है। और घूर्णन का मतलब क्या होता है? अपने ही जगह पर गोल गोल घूमने को घूर्णन कहा जाता है। लट्टू अपने जगह पे गोल गोल घूमेगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे। परिक्रमण का मतलब क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तो बुध को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 88 दिन का समय लगता है। और घूर्णन यानी अपने जगह पे एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 59 दिन का समय लगता है। याद रखना बुध और शुक्र, इन दोनों ग्रहों को याद रखना है। इनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह की संख्या कितनी है बच्चों? 0 है। परीक्षा में पूछा जाता है किस ग्रह के पास सौर मंडल में, किस ग्रह के पास उनके उपग्रह नहीं है? तो याद रखना बुध और शुक्र के पास क्या नहीं है? उपग्रह नहीं है। उपग्रह की संख्या कितनी है? 0 है।
अब हम समझेंगे शुक्र, जिसे अंग्रेजी में वीनस कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, यानी शुक्र जो है, शुक्र और पृथ्वी एक दूसरे को सिस्टर यानी बहन कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी का बहन किसे कहा जाता है, तो याद रखना शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका आकार और आकृति जो है लगभग पृथ्वी के ही समान है। शुक्र की परिक्रमण गति की बात किया जाए तो कितना है? 255 दिन है। और घूर्णन गति की बात किया जाए तो 243 दिन है। और उपग्रह की संख्या की बात किया जाए तो इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पृथ्वी जिसे अंग्रेजी में अर्थ कहा जाता है, तो ध्यान दो, पृथ्वी जो है ध्रुवों के पास, ध्रुव क्या होता है? मान लेते हैं पृथ्वी है तो ए ऊपर वाला भाग, ए नीचे वाला भाग, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। ए उत्तर ध्रुव और ए दक्षिण ध्रुव। तो पृथ्वी जो है ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी हुई है ना। यही कारण है इसके आकार को भू आभ, जिसे अंग्रेजी में जियोइड कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी का आकार क्या है, तो पृथ्वी का आकार जो है हिंदी में से भू आभ कहेंगे और अंग्रेजी में जियोइड कहेंगे। भू आभ का मतलब क्या है? ध्रुवों के पास चिपटा होना। तो पृथ्वी कैसी है? ध्रुवों के पास चिपटी हुई है, इसलिए इसके आकार को क्या कहा जाता है? भू आभ यानी जियोइड कहा जाता है। भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। भू आभ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती है? नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इसके 2/3 सतह पर क्या है बच्चों? पानी है। अगर हम लोग आसमान से पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी कौन से रंग की हमें दिखाई देगी? नीले रंग की दिखाई देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके 2/3 सतह पर क्या है बच्चों? पानी से ढकी हुई है। इस बात को याद रखना। इसीलिए हमारे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? याद रखना, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की परिक्रमण गति, परिक्रमण गति का मतलब क्या? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाला समय। तो 365 दिन में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेती है। और घूर्णन गति की बात किया जाए तो अपने जगह पर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 1 दिन का समय लगता है। इस बात को याद रखना। जीवन जीने के लिए अनुकूल जो परिस्थितियां हैं वो केवल पृथ्वी पर हैं। जितने भी हमने 8 ग्रह के बारे में पढ़ा, जीवन कहाँ पे पाया जाता है? तो याद रखना सिर्फ पृथ्वी पे पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन जीने के लिए जितनी भी अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी है, यहाँ पे वायु है, जो हमारे लिए क्या है? जीवन जीने के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन आवश्यक गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। और उपग्रह की संख्या की बात किया जाए तो 1 है। तो अद्भुत ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। और उपग्रह की संख्या की बात किया जाए तो पृथ्वी के पास एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। आइए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे मंगल। मंगल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मार्स कहते हैं। मंगल की परिक्रमण गति कितना है बच्चों? याद रखना 687 दिन लगता है। और घूर्णन गति की बात किया जाए तो 1 दिन है। उपग्रह की संख्या कितनी है? 2 है। ये इंपॉर्टेंट है। मंगल के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। तो मंगल के पास कितने उपग्रह हैं? तो याद रखना 2 है। पृथ्वी के पास कितना है? 1 है। ठीक है। अब हम लोग बृहस्पति के बारे में पढ़ेंगे। बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं। बृहस्पति की परिक्रमण गति 12 साल 11 महीने, लगभग 12 साल है। जुपिटर यानी जो बृहस्पति है, इसका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 12 साल लगता है। यही कारण है कि प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में हर 12 साल के बाद क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। क्योंकि बृहस्पति को हम लोग गुरु कहते हैं और गुरु का सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 12 साल, लगभग 12 साल लगता है। इसलिए हर 12 साल में प्रयागराज में क्या होता है? कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है। और घूर्णन गति की बात किया जाए तो 10 घंटे 40 मिनट में
सॉरी, हाँ, 9 घंटे 56 मिनट में बृहस्पति क्या करता है, अपने जगह पर एक बार घूम जाता है। अब हम लोग शनि यानी सैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। शनि की परिक्रमण गति कितनी है? 29 साल 5 महीने। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में शनि को कितना समय लगता है? 29 साल 5 महीने का समय लगता है। और अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में 10 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ये इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर क्या होते हैं? छल्ले होते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई ग्रह है, ग्रह के चारों ओर एक ऐसी डिजाइन होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? छल्ला कहते हैं। ये ग्रह है, ग्रह के चारों ओर क्या है? डिजाइन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? छल्ला कहते हैं। तो छल्ला किसके पास है? बृहस्पति के पास है, शनि के पास है और यूरेनस के चारों तरफ क्या है? छल्ले हैं। सबसे ज्यादा छल्ला किसके पास है? शनि के पास है। परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। शनि, यूरेनस और बृहस्पति के पास क्या है? छल्ले हैं। उसके बाद हम लोग अरुण, अरुण को यूरेनस कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में अरुण लिखा होता है, इसलिए मैंने दोनों शब्द लिख दिया, अरुण यानी यूरेनस। यूरेनस की परिक्रमण गति कितना है? 84 साल है। और घूर्णन की बात किया जाए तो 17 घंटे 14 मिनट में अपने जगह पे एक चक्कर लगा लेती है। शुक्र और अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शुक्र और अरुण यानी यूरेनस, अरुण को यूरेनस कहते हैं। शुक्र और अरुण जो हैं किस दिशा में घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जबकि जो बाकी ग्रह हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। आपसे पूछा जाएगा कौन सा ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, तो याद रखना शुक्र और अरुण यानी यूरेनस, ये पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना, ध्यान रखना इसे, ठीक है। अब वरुण, वरुण को क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं। नेपच्यून की परिक्रमण गति कितनी है बच्चों? 164 साल है। और घूर्णन गति की बात किया जाए तो 16 घंटे 7 मिनट पे अपने जगह पे घूम जाती है। अब हम यम के बारे में पढ़ेंगे, यम यानी प्लूटो के बारे में। तो यहां पे ध्यान दो, प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। एक समय था हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो एक समय था प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक की कब? अगस्त 2006 में, और निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए, तो वो लोगों ने खोज किया, उनको एक और पिंड मिल गया जिसका नाम था 2003 UB13 सीरस। इसकी जब खोज हुई तो पता चला कि हमारे सौर मंडल में छोटे छोटे पिंड हैं। तो प्लूटो और सीरस लगभग एक समान थे। या तो निर्णय ये लिया जाए कि सीरस को भी क्या किया जाए? सौर परिवार का हिस्सा बनाया जाए, यानी ग्रह बनाया जाए। तो इसीलिए अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने क्या किया? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। कब हटा दिया? अगस्त 2006 में। क्यों? क्योंकि एक उन्हें पिंड मिला जिसका नाम था सीरस। सीरस और प्लूटो लगभग एक समान थे, इसीलिए प्लूटो को क्या कहा गया? बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट। बौना मतलब छोटा ग्रह है, इसीलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ग्रह की श्रेणी से हटाने का मतलब ये नहीं कि प्लूटो जो है सौर मंडल से बाहर कर दिया गया, वो अपने ही जगह पे है। लेकिन वैज्ञानिक लोग इसको बोलते हैं कि हम तुमको ग्रह नहीं मानेंगे। क्या फर्क पड़ता है प्लूटो को? प्लूटो वही है, मजे कर रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चंद्रमा। चंद्रमा को क्या कहते हैं? मून कहते हैं। हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा हमारे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो याद रखना, आपसे पूछा जाता है चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास से कितना है, तो याद रखना इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी को अगर 1/4 हिस्सा निकाला जाएगा तो उसके बराबर जो रहेगा चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। यह कितना दूर है हमसे? याद रखना, इंपॉर्टेंट है। यह हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का
एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 27 दिन। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर जो है 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय पे अपने अक्ष पर यानी अपने जगह पर एक घूर्णन कर लेता है। 27 दिन में क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर भी लगाता है और 27 दिन पे अपने ही जगह पर एक बार घूम जाता है। क्लियर? यही कारण है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं रात में, रोज देखो तो चंद्रमा का हमेशा आपको एक ही भाग दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसका जो घूर्णन गति है और परिक्रमण गति है दोनों एक ही है। इसीलिए हम लोग पृथ्वी से जब भी चंद्रमा को देखते हैं तो उसके एक ही भाग को देख पाते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को याद रखना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो चंद्रमा पर सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। ये कब गए थे? 29 जुलाई 1969 को गए थे। आकार के हिसाब से ग्रहों के बारे में पूछा जाता है तो याद रखना, आकार के हिसाब से ग्रहों के नाम सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पे शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। तो पृथ्वी का कौन सा नंबर है? तो बृहस्पति पहला नंबर, शनि दूसरा नंबर, यूरेनस तीसरा नंबर और नेपच्यून जो है चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। तो पृथ्वी याद रखना पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद छठवां जो है शुक्र हो जाएगा, सातवां जो है मंगल ग्रह हो जाएगा और आठवां जो है बुध ग्रह हो जाएगा। मुझे यकीन है कि आपको सौर मंडल का जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। मैंने सीटेट का एक प्लेलिस्ट बनाया है, आप वहां पे जाके एसएसटी का जितना भी वीडियो है एक साथ देख सकते हैं। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।